दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए कड़े लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था 6 महीने तक दिक्कतों में फंसी रही। जी हां, अब जल्दी प्राप्त होने वाले कुछ आंकड़े संकेत दे रहा है कि अर्थव्यवस्था के हालात सुधार पर हैं। हालांकि अभी ये सुधार कमजोर हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक के सबसे कठिन लॉकडाउन के कारण 6 महीने की दिक्कतों के बाद अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छी खबरें आई है। ऐसा अनुमान है कि यदि सरकार ने अर्थव्यवस्था को सराह देने के लिए तत्काल कोई कदम नहीं उठाया तो सितंबर तिमाही में 13.5% चालू वित्तीय वर्ष में करीब 9.5% की गिरावट आ सकती है। देश में ऐसी कई गुफाएं हैं जिनमें लाखों करोड़ों टन सोना छिपा हुआ है। जी हां, ऐसा माना जाता है कि बौद्ध काल में सोने का संरक्षण किया गया था। बौद्ध काल में बौद्ध और हिंदू राजाओं ने सोने को छुपाने का कार्य शुरू किया, क्योंकि इस काल में झगड़ा बढ़ गया था, राजाओं में प्रतिद्वंदता भी बढ़ गई थी। ऐसे में कीमती वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया और सभी अपने अपने खजाने को छुपाने में लग गए। बिहार में एक ऐसी गुफा है जिनमें लाखों टन सोना और अन्य खजाने छिपे हुए हैं। जी हाँ, ये गुफा बिहार के छोटे से शहर राजगीर की वेबगिरी पहाड़ की तलहटी में स्थित है। प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी रहा बिहार का राजगीर शहर एक ऐतिहासिक शहर है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं उन्हें अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के क्लेम के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय कर दी है। यानी कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत इंश्योर्ड हैं वे 3 महीने की 50% सैलरी पाने के लिए अब 30 जून 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। दूसरी ओर जिन लोगों ने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाई है वे इस योजना के तहत 3 महीने 50% सैलरी के हकदार होंगे। जहां उन कामगारों को भी इसका फायदा मिलेगा जिन्हें फिर से नौकरी मिल गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियों के बीच यहां के एक बुजुर्ग मतदाता का जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें उनसे पूछा गया है कि क्या उनके गांव में विकास पहुंचा है, तो उन्होंने अनूठा जवाब दिया है। इंटरनेट यूजर्स इसे लेकर जहां विकास के सहकारी दावे पर तंज कस रहे हैं, वहीं इस बुजुर्ग की मासूमियत पर भी उन्हें खूब भा रही है। दरअसल चुनावी सरगर्मियों के बीच रिपोर्टर्स गांव-गांव शहर दौरा कर रहे हैं और लोगों का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर लखीसराय के एक गाँव में पहुंचे थे। जहाँ उन्होंने बुजुर्ग शख्स से सवाल किया कि क्या उनके गाँव में विकास पहुंचा। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें रिपोर्टर से बुजुर्ग शख्स से पूछता है कि क्या आपके गांव में विकास पहुंचा है। यह सवाल सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा भ्रमित हो जाता है और कहता है कि विकास, हम नहीं थे, यहाँ बीमार थे, डॉक्टर के पास गए थे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? देवशरण दास। हाँ, देवशरण दास। विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास? हाँ। हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं थे। काम हुआ है आपके गांव में? काम हुआ उधर हुआ, हमारा टोला में नहीं काम हुआ। इसके बाद रिपोर्टर उनसे फिर सवाल किया जाता है कि क्या कामकाज उनके गांव में हुआ है। तब वे वास्तव में सवाल का अर्थ समझ पाते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में धन बल, बाहुबल और मतदाताओं को लालच देकर उनके वोट लेने और इस खेल में विदेशी ताकतों की सक्रियता की जानकारी खुफिया एजेंसी को मिली है। नेपाल पुलिस ने रक्सौल से भाजपा प्रत्याशी और विधायक प्रमोद सिन्हा के भाई के घर पर छापेमारी करके 22 किलो 576 ग्राम सोना बरामद किया गया है। बरामद सोने की कीमत 119 करोड़ रुपए बताई जा रही है, यानी कि 1 अरब 19 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और विधायक के भाई से पूछताछ की जा रही है। रक्सौल विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा रक्सौल इलाके के हरैया के रहने वाले हैं, जिन्हें इस बार फिर से भाजपा ने टिकट दिया है। वे जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके भाई अशोक सिन्हा नेपाल और वीरगंज में रहते हैं। नेपाल पुलिस ने अशोक सिन्हा के घर पर छापेमारी करके 22 किलो 576 ग्राम सोने की जब्ती की गई है, जिसकी कुल कीमत 119 करोड़ रुपए बताई गई है।
बिहार में कोरोना की वजह से एक पुलिस अधिकारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जी हां, पूर्णिया के आईजी विनोद कुमार ने कल सुबह पटना के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। आईजी विनोद कुमार पिछले कई दिनों से पटना एम्स में भर्ती थे। वे कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था। बिहार में कोरोना ने पुलिस विभाग में किसी बड़े अधिकारी की पहली बार जान ले ली है। विनोद कुमार को 20 अगस्त 2019 को पूर्णिया रेंज का आईजी बनाया गया था। वे 2001 बेंच के आईपीएस अधिकारी थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के कारण राज्य खोखला हो चुका है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और ऐसे में जनता को चाहिए कि इस युवा विरोधी सरकार को हटा दें। तेजस्वी यादव बांका में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबी मिटाने के बदले गरीब को ही मिटा दिया है। एनडीए सरकार ने 15 साल में रोजगार नहीं दिया है, वह अब क्या देगी। बांका, जमुई, मुंगेर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बांका में 5, जमुई और मुंगेर में एक सभा को संबोधित किया। इनमें उन्होंने कहा कि बिहार का बेरोजगारी दर 46.6% है। बेरोजगारी का केंद्र बन गया है बिहार। नीतीश कुमार ने भी कहीं एक कारखाना तक नहीं लगाया है। डबल इंजन की सरकार में भी न ही विशेष राज्य का दर्जा और न ही कोई विशेष पैकेज मिल पाया है। यदि खुशहाल बिहार देखना चाहते हैं तो बस अपने भाई और बेटे तेजस्वी यादव को 5 साल एक बार मौका दें। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हाथ खड़ा करते हुए कहा कि बगल में समंदर नहीं है, वरना कारखाना और नौकरी देते। पर लालू यादव ने मधेपुरा और बक्सर में रेलवे का कारखाना कैसे खोल दिया बिना समंदर के। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत भूखे लोगों की लिस्ट में कितने नंबर पर आते हैं? सबसे ज्यादा भूखे लोगों वाले देशों में भारत शामिल हो गया है। जी हां, नेपाल और पाकिस्तान की हालत हमसे बेहतर है, यानी कि नेपाल और पाकिस्तान हमसे भारत से बेहतर हैं। जी हां, वैश्विक भूख रिपोर्ट 2020 में 107 देशों की लिस्ट में भारत 94वें स्थान पर है और भूख की गंभीर श्रेणी में है। विशेषज्ञों ने इसके लिए सरकार का खराब कार्य प्रक्रिया, प्रभावी निगरानी की कमी, कुपोषण से निपटने का उदासीन दृष्टिकोण और बड़े राज्यों के खराब प्रदर्शन को दोषी ठहराया है। जी हां, पिछले साल 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102 पर था। पड़ोसी बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भी गंभीर श्रेणी में हैं। जी हां, लेकिन इस साल के भूख लिस्ट में भारत ऊपर आ गया है। बांग्लादेश 75वें, म्यांमार 78वें और पाकिस्तान 88वें स्थान पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल 73वें और श्रीलंका 64वें स्थान पर हैं। दोनों देश मध्य श्रेणी के आते हैं। जहां चीन, बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत सहित 17 देश भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाले वैश्विक भूख लिस्ट में शीर्ष रैंक पर हैं। बीजेपी के वोट कटुआ और भ्रम पैदा करने वाले आरोपों के बाद भी एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में भाजपा और लोजपा मिलकर सरकार बनाएगी। चिराग पासवान ने अपील की है कि बीजेपी के समर्थन में उनके पार्टी के समर्थक वोट दें। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि 5 सीटों पर बीजेपी के साथ दोस्ताना लड़ाई होगी, जहां उनसे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जमुई विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी छोटी बहन श्रेयसी सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं और एलजेपी का जितना भी कार्यकर्ता है सबको मिलकर श्रेयसी सिंह का साथ दें और उनको जिताएं। बिहार में लॉकडाउन के समय से ही ट्रेनों का संचालन बंद है। ऐसे में कुछ स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो गया था, लेकिन पैसेंजर ट्रेनें अभी भी बंद थी। जी हां, आज से बिहार में पैसेंजर ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो गया है। पटना गया के बीच मेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू हो गया है, जहां इसको लेकर रेलवे ने पूरी तैयारी भी कर ली है। रेलवे के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक पटना और गया के बीच पहले चरण में 4 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। ये ट्रेनें प्रतिदिन अपने निर्धारित समय पर चलेगी। यात्री टिकट लेकर इन ट्रेनों से यात्रा कर सकते हैं। यदि आप भी ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो फिर आज से टिकट बुक करा सकते हैं, जहां पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन पर आम आदमियों को बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने भारतीय सेना में होने वाले बड़े बदलाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने सेना का खर्च घटाने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए कई बदलाव का प्रस्ताव सामने रखा है। अखबार का कहना है कि इससे सेना में हलचल मच गई है। इस प्रस्ताव में 15 जनवरी यानी कि जिस दिन थल सेना दिवस होगा उसी दिन होने वाले आर्मी डे समारोह को बंद करने और 9 अक्टूबर को होने वाले अलग अलग रेजिमेंट्स की परेड बंद करने, सैन्य अधिकारियों के लिए निजी मेस बंद करने और पीस स्टेशन यूनिट में पीडीएस कैंटीन बंद करने जैसे सुझाव दिए गए हैं। ये सुझाव सेना की आंतरिक व्यवस्था की समीक्षा के मद्देनजर तैयार की गई है, जहां इसका एक रिपोर्ट का हिस्सा है।
आयुष्मान भारत की तर्ज पर केंद्र सरकार ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को खड़ा करने के लिए आयुष्मान सहकार योजना शुरू करने जा रही है। जी हां, आयुष्मान भारत से गरीबों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है, जबकि आयुष्मान सहकार योजना ग्रामीण भारत में अस्पताल, नर्सिंग होम, ब्लड बैंक आदि के प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। इसके लिए सरकार 8.5 लाख सहकारी समितियों को कम ब्याज दर पर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मुहैया कराएगी, जहां इसके अलावा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। असम में सरकारी मदरसों को बंद किए जाने की घोषणा पर जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सख्त नाराजगी जताई है, जहां उन्होंने इसे भाजपा का चुनावी कार्ड बताया है। 4 दिन पहले असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पब्लिक के रुपये से धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए सब सरकारी मदरसे संचालित नहीं हो सकते हैं, यानी कि सब सरकारी मदरसे नहीं चल सकते हैं। इसके बाद मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि असम सरकार का मकसद मुसलमानों को ये एहसास कराना है कि उनके लिए मजहब पर चलना आसान नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश में हजारों मदरसे चल रहे हैं। मुस्लिम कौम अपने दीन के मसले में किसी की मोहताज नहीं है। हम अपने दीन पर कायम हैं और अपने मदरसों और मस्जिदों को जिंदा रखे हुए हैं। बिहार का विधानसभा चुनाव जितना दिलचस्प है उतना ही कंफ्यूजन भी है। जी हां, बीजेपी की ज्यादातर बागी नेता लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो केंद्र में एनडीए का घटक दल है, लेकिन बिहार में एनडीए के खिलाफ लड़ रही बीजेपी को यहां कभी भी पूरी सत्ता हाथ नहीं लगी है। वह जब भी पावर में रही है स्टेपनी बनी रही है, यानी कि किसी के साथ रही है, कभी ड्राइविंग सीट उसे नसीब नहीं हुई है। हालात बता रहे हैं कि इस बार भी नीतीश कुमार सबसे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, तो क्या एलजेपी के सियासी तिरकम से ड्राइवर वाली सीट पर कब्जा जमा लेगी? हालांकि ये कहा नहीं जा सकता है कि बीजेपी की ज्यादातर बागी एलजेपी से खुद लड़ रहे हैं या फिर लड़ाए जा रहे हैं। जी हाँ, सीडीएसए के निदेशक और चुनावी विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है वो खुद बीजेपी है। बीजेपी ने अगर जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत ली तो फिर नीतीश कुमार के लिए फिर सीएम बनने में अड़चन आ सकती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी जेडीयू से ज्यादा मजबूत है? दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ रहने के बावजूद बीजेपी को लेकर जनता में उतना गुस्सा नहीं है जितना कि लोग सुशासन बाबू की पार्टी जेडीयू पर उतार रहे हैं। देखना यह है कि बदले समीकरण में नीतीश कुमार की पार्टी से बीजेपी 19 ही रहेगी या फिर 20 हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 71 सीटों पर प्रमुख उम्मीदवारों में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी तारापुर सीट से राजद की टिकट पर खड़ी दिव्या प्रकाश हैं। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव की पुत्री दिव्या प्रकाश की उम्र महज 28 साल है। उनसे 2 साल बड़ी भाजपा से जमुई सीट की उम्मीदवार श्रेयसी सिंह 30 साल की है, जबकि उम्र दराज उम्मीदवारों में नंबर 1 पर है पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान। जी हां, सिकंदरा सुरक्षित सीट पर निर्दलीय खड़े रामेश्वर पासवान की मौजूदा उम्र 89 वर्ष है। तनिष्क के विज्ञापन पर हुए विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की जड़ें काफी मजबूत हैं और ऐसी छोटी घटनाएं भारत के सामाजिक सद्भाव को तोड़ नहीं सकती है। उन्होंने कहा है कि भारत में सामाजिक समृद्धता की जड़ें बहुत मजबूत हैं। इस पर ऐसी कई हमले हुए हैं। अंग्रेजों ने इस सद्भाव को तोड़ने की कोशिश की है, बाद में कांग्रेस ने भी यही कोशिश की। इसी दौरान अमित शाह ने ओवर एक्टिविज्म के खिलाफ चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि अति सक्रियता का कोई रूप नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों तनिष्क ने एक एड जारी किया था, यानी कि विज्ञापन जारी किया था। इसमें एक हिंदू महिला जिसकी मुस्लिम परिवार में शादी हुई है, उसकी बेबी शावर के फंक्शन को दिखाया गया था। हिंदू कल्चर को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम परिवार सभी रस्म रिवाजों को हिंदू धर्म के हिसाब से करता है। जी हाँ, हिंदू मुस्लिम 2 धर्मों के बारे में बात करता ये एड कई लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला करार दे दिया। प्लूरल्स पार्टी वाली पुष्पम प्रिया चौधरी को चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी का कैंडिडेट मानने से इनकार कर दिया है। जी हां, पटना के बांकीपुर से चुनाव लड़ रही पुष्पम प्रिया को निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। पटना जिला निर्वाचन कार्यालय ने उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें पुष्पम प्रिया चौधरी को निर्दलीय उम्मीदवार दिखाया गया है। दरअसल पुष्पम प्रिया चौधरी ने पटना के बांकीपुर सीट से खुद को द प्लूरल्स पार्टी का उम्मीदवार बताते हुए नामांकन किया था। पुष्पम प्रिया चौधरी इस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। जी हां, लेकिन पटना के चुनाव अधिकारियों ने जब उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा ढूंढा तो वह नहीं मिला। पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं उपलब्ध होने के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने उन्हें निर्दलीय घोषित कर दिया। वैसे पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने एफिडेविट में अपनी पार्टी का नाम द प्लूरल्स पार्टी भरा है। उनकी पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन चुनाव आयोग की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, लिहाजा उनका चुनाव चिन्ह भी तय नहीं हुआ है।
केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लोजपा के बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होने का कारण को बता दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि एनडीए में लोजपा को बनाए रखने के लिए सीट ऑफर की गई थी। चिराग पासवान के साथ कई बार बातचीत हुई पर वे नहीं माने। ये एक समझौता था जो नहीं हो सका, इसका हमें दुख है। लेकिन अब एनडीए में जदयू, भाजपा, वीआईपी और हम का मजबूत गठबंधन है। मजबूत सामाजिक समीकरण के साथ हम चुनावी मैदान में हैं और 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कल एक टीवी चैनल से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने लोजपा को ऑफर की गई सीटों का खुलासा करने से परहेज करते हुए कहा कि चुनाव के बाद लोजपा को गठबंधन में शामिल किया जाएगा या नहीं, ये चुनाव के बाद ही देखा जाएगा। बिहार के 50,000 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के कर्मियों के लिए अक्टूबर और नवंबर महीना निराश करने वाला है। इस महीने दशहरे के मौके पर सरकारी छुट्टी नसीब नहीं होगी। इस बार दीपावली पर सेकेंड सैटरडे पड़ने के कारण उन्हें तय अवकाश से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। छुट्टियों की पूरी लिस्ट में इस महीने 24 तारीख को एक ही दिन महाअष्टमी और महानवमी पड़ रहा है। चौथे शनिवार को बैंकों के अंदर काम बंद रहता है। इसके अगले दिन रविवार को वैसे भी सार्वजनिक अवकाश रहता है। जी हां, बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक पड़ोसी राज्यों में दशहरा की छुट्टी 26 अक्टूबर को दी गई है, जबकि झारखंड में बैंक खुले हैं। इस बार 24 अक्टूबर की सुबह 11:27 तक ही अष्टमी तिथि रहेगा। इसके बाद नौवीं तिथि शुरू हो जाएगा। 26 अक्टूबर को विजयदशमी है, जबकि इस दिन निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थान के कार्यालय खुले रहेंगे। इस बार 14 नवंबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। बैंकों में यह दूसरा शनिवार है जहां इस दिन वैसे ही बैंकों की छुट्टी का दिन होता है। इस कारण वित्तीय संस्थान दीपावली की पूर्व संध्या यानी कि 13 नवंबर को कार्यालयों में अवकाश की मांग कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में लगे भाजपा के बड़े नेता बाल बाल बच गए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का हेलीकॉप्टर राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा। उनके साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जल संसाधन मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। भाजपा के दोनों नेता कैमूर जिले के भभुआ और चेनारी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। वहां से लौटने के क्रम में पटना हवाई अड्डे पर जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड करने लगा तब हेलीकॉप्टर के पंखे दीवारों से टकरा गए, जहां इस दौरान चिंगारी भी निकली और हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया। लेकिन पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंड करा दिया गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित है। बक्सर के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू राबड़ी के शासनकाल पर सवाल उठाया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले बिहार का कितना बुरा हाल था, जंगल राज था, सामूहिक नरसंहार होता था, लेकिन नवंबर 2005 से हमने काम करना शुरू किया तो अब देख लीजिए कितना परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब काम करने का उन लोगों को मौका मिला तो समाज की सेवा नहीं की, बिहार की सेवा नहीं की, सिर्फ अपनी सेवा की, इसीलिए वो अंदर है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में पीएम मोदी के सहयोग से आज बिहार का विकास दर हमने बढ़ाने का काम किया है, बिहार को विकास पथ पर लाए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर हमलावर हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि वे बिहार में बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार का पहला और आखिरी प्यार कुर्सी से चिपके रहना है। उनको बताना चाहिए कि वो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। वे बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी पर क्यों नहीं बोलते हैं। बिहार के लोग जान रहे हैं कि अगर एनडीए को नहीं हराया गया तो आगे भी बेरोजगारी के लिए ऐसे ही सरकार कुछ नहीं करेगी। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव बेरोजगारी, पलायन, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर बोल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहती है तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जी हां, अमित शाह ने दावा किया है कि एनडीए गठबंधन बिहार चुनाव में 2/3 सीटें जीतने में कामयाब होगा। उन्होंने साथ ही कहा है कि बीजेपी पहले ही नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित कर चुकी है, इसीलिए इसमें बदलाव का कोई भी सवाल नहीं उठता है। अमित शाह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि कोई अगर मगर का सवाल पैदा नहीं होता है। नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। हमने इस बारे में घोषणा कर दी है और हम इस पर कायम हैं। अमित शाह ने कहा है कि जो भी कोई भ्रांतियां फैला रहे हैं उस पर वे विराम लगा रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा है कि बिहार के लोगों को डबल इंजन की सरकार मिलेगी। इसमें एक बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली होगी तो वही दूसरी सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कर रहे हैं।
विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। धीरे धीरे ही सही, मगर राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को टिकट देना शुरू कर दिया है। इस बार राजद कांग्रेस वाले गठबंधन और जेडीयू भाजपा वाले गठबंधन ने मिलकर 61 महिलाओं को विधानसभा का टिकट दिया है। मगर सामाजिक परिवर्तन के साथ महिलाओं की स्थिति बदलने की बात कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी एजेंडे में नहीं कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बिहार में 15 से 49 वर्ष की केवल 12% महिलाओं ने 12 या फिर उससे अधिक की स्कूली शिक्षा पूरी की है, जहां वही इसी वित्तीय वर्ष में 20 से 24 वर्ष की महिलाओं में 42.5% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले ही करा दी गई है। अब लगभग 5 वर्ष बीतने के बाद आंकड़े में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। अररिया जिला के जोकीहाट में 7 नवंबर को मतदान है। 16 अक्टूबर तक नामांकन करने 4 दिन बीत गए हैं, पर कोई भी नामांकन करने नहीं पहुंचा है, क्योंकि इस विधानसभा में आकर राजनीति के सारे समीकरण दम तोड़ देते हैं। पार्टियों का तिलिस्म भी टूट जाता है, क्योंकि यहाँ राज बस एक परिवार का ही चलता है। ये परिवार 10-20 वर्ष नहीं बल्कि पूरे 51 साल से गद्दी पर काबिज है। जनता दिल खोल कर उसे अपना समर्थन देती है। हम बात कर रहे हैं अररिया जिला के जोकीहाट विधानसभा सीट की। जी हाँ, यहाँ तस्लीमुद्दीन के परिवार का सिक्का चलता है। 1969 से अब तक 14 बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन विरोधी खेमा बस 4 बार जीत सका है। बाकी हर बार तस्लीमुद्दीन या उनके बेटों ने जीत दर्ज की है। 2017 में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन इस दुनिया को अलविदा कह गए, जहां तब भी उपचुनाव में उनके बेटे सरफराज आलम ही चुने गए थे। जहां विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी के टिकट पर छोटे बेटे शाहनवाज विधायक बने थे। कांग्रेस से मोहम्मद इदुर रहमान ने 1980 और 1990 में तस्लीमुद्दीन की सल्तनत को मात देते हुए जीत दर्ज की थी। साल 2005 में 2 बार हुए उपचुनाव में जेडीयू के मंजल आलम ने सरफराज को शिकस्त दी थी, लेकिन 2010 के चुनाव में सरफराज ने फिर अपना किला हथिया लिया था। इंग्लिश में क्रिकेट की कमेंट्री को समझ पाना बेहद मुश्किल माना जाता है। फिर जहां इसे बोलने की बात आए तो फिर पसीने छूट जाते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी अंग्रेजी पर खास पकड़ है। जी हां, बिहार के कटिहार जिले के गोआगाछी गांव के वरुण देव को अपने इस खासियत की वजह से इंग्लिश कमेंटेटर कहा जाता है। वरुण देव कहते हैं कि बचपन में क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखने के दौरान उन्हें इंग्लिश का ऐसा चस्का लगा कि इस भाषा में महारत हासिल करने की मन ठान ली। कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल के गांव गोआगाछी के रहने वाले अरुण देव सरकारी स्कूल में कार्यकारी प्रिंसिपल है। वरुण देव की अंग्रेजी में क्रिकेट कमेंट्री को सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। गेंद स्टंप से बाहर जा रही थी, फिर भी रोहित शर्मा को आउट दिया गया। क्या आप इससे सहमत हैं? No, I don't comply with the dismissal of the batsman Rohit Sharma. The ball was turning down the leg. Look at the direction of the ball. It was slightly down the leg, and the batsman was given LBW. This is no doubt a wrong decision on the part of the umpire. Rohit Sharma was stretching rather than dancing down the track. Look at the direction of the ball. It's going slightly down the leg, and he would have been given not out. And to my mind, I can't comply with the dismissal of the batsman Rohit Sharma, and that's all. जिस तरीके से बड़े क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं, उसी प्रकार वरुण देव भी क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं, जो आपने पिछले वीडियो में देखा। उसी प्रकार वरुण देव की भी क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं। वरुण देव कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा पर ठोस पकड़ करने की प्रेरणा उन्हें मुंबई में रह रहे अपने भाई से मिली। वैसे बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल वरुण देव अंग्रेजी के अलावा गणित और विज्ञान में भी काफी होशियार हैं। जी हाँ, कटिहार जिले में कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो उस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेवारी वरुण देव को दी जाती है। देश में कोरोना महामारी के बीच विश्व में वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बड़ी उम्मीद जगाई है। जी हां, बताया गया है कि मार्च तक कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। कंपनी ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च से पहले कोरोना का टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनिका की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेश जागोम ने कहा है कि अगर रेगुलेटर से जल्दी मंजूरी दे तो फिर भारत को मार्च 2021 तक को कोरोना का टीका मिल सकता है। मागब ने बताया कि कोरोना के टीका पर तेजी से रिसर्च चल रहा है। देश में वैक्सीन के निर्माण में 2 कंपनियों ने तीसरे चरण का ट्रायल शुरू किया है, जबकि एक दूसरे चरण में है। इसके अलावा भी वैक्सीन पर काम हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार है। हर दल में तमाम ऐसे दावेदार हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों रुपए हैं। जी हां, चुनावी हल्फनामों के मुताबिक करीब 150 से अधिक उम्मीदवार
करोड़पति हैं। इस मामले में सभी दल एक समान हैं। सबसे अमीर प्रत्याशी के रूप में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की मनोरमा देवी इस चुनाव में टाल ठोक रही है। जी हां, मनोरमा देवी सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। प्रत्याशियों के हल्फनामे के अनुसार एनडीए के 60 और महागठबंधन में 58% उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने भी 25% टिकट करोड़पति उम्मीदवार को दिया है। जेडीयू के 25, आरजेडी के 29 और लोजपा के 23 उम्मीदवार करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा अमीर जेडीयू के मनोरमा देवी है। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 53 करोड़ 19 लाख रुपए है। जी हाँ, वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के राजेश कुमार, उनकी संपत्ति 33 करोड़ से अधिक है। आज फिर देश में एक दिन में 61,871 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 74,94,551 हो गई है। जी हाँ, वहीं अब तक 65,97,209 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जिसके साथ ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर 88.3% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी कोरोना से संक्रमित 7,83,311 लोगों का इलाज चल रहा है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 10% है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।